नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल के साथ कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर मूव किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का 5 पार्ट जो है हम लोगों ने देख लिया था और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो छठा पार्ट है और एंशिएंट का ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 टॉपिक को देखेंगे, एक गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे और एक वर्धन के बारे में देखेंगे, वर्धन साम्राज्य के बारे में। और ये जो सारे इसमें क्वेश्चन जो बेसिकली लिए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको शामिल किया गया है और परीक्षा के हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे उसको इसमें शामिल किया गया है। इस तरह सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य से। 97 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है? जूनागढ़ नासिक अभिलेख, महरौली स्तंभ, दिल्ली मंदसौर अभिलेख। तो इसमें किससे गुप्त वंश के विषय में जानकारी नहीं मिलती है? तो ये जो है नासिक अभिलेख से है जो जानकारी नहीं मिलती है, जूनागढ़ से मिलती है, इन तीनों से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो है बेसिकली यह स्कंद गुप्त द्वारा निर्मित है और मेहरौली स्तंभ लेख जो है यह बेसिकली चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त से रिलेटेड है। और मेहरौली का स्तंभ लेख जो है यह इसमें अभी तक जो है जंग नहीं लगा है, जंग जो है नहीं लगा है। ठीक है, गुप्त विषय के बारे में हम लोग गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुप्त वंश के में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये जो जानकारी मिलती है वायु पुराण से मिलती है, फिर नारद स्मृति से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है और कथा सरित सागर से मिलती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथों से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो अभी मैंने बताया विष्णु पुराण से नहीं बल्कि यह वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण होगा और बृहद कथा मंजरी होगा, मनुस्मृति होगा और बृहद कथा स्मृति होगा। ठीक है, तो 1 और 3 और 4 जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है। वायु पुराण आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के विषय में सूचीवन को सूची 2 से मिलान करना है कि गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित किन्होंने क्या कहा था। तो रोमिला थापर, हेमचंद्र राय, रमेश चंद्र, केपी जायसवाल। तो रोमिला थापर जो है बेसिकली ये वैश्य बोले थे गुप्त को, और हेमचंद्र राय जो है चौधरी या ब्राह्मण, चौधरी ब्राह्मण कहे थे, और रमेश चंद्र जो है मजुमदार क्षत्रिय बोले थे, और केपी जायसवाल जो है वो शूद्र बोले थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 का 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अभिलेख से गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो किसमें जो है गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो वंशावली मतलब क्या हुआ कि सारे जितने भी गुप्त शासक हैं उसके बारे में जानकारी किसमें नहीं मिलती है, विषय पूछा है। तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, कुमारगुप्ता बिलसड़ अभिलेख में मिलता है, स्कंदगुप्ता भेत्री लेख में मिलता है, मंदसौर में जो है वो नहीं मिलता है। तो डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हम लोग ये देख लेते हैं कि गुप्त वंश के जो भी शासक हुए हैं उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो उनको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं ताकि वो फिर हमें क्वेश्चन बनाने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो पहला देख लीजिए कि गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना होती है वो जो उसके संस्थापक होते हैं वो श्रीगुप्त होते हैं और वो लगभग 240 से 80 ईस्वी के बीच में वो शासन करते हैं। फिर उनका उत्तराधिकारी जो होता है घटोत्कच जो है उनके उत्तराधिकारी होते हैं। फिर जो है आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद फिर स्कंदगुप्त। तो मेन रूप से जो ये मेन रूप से प्रतापी राजा इसमें गुप्त वंश में हुए। अच्छा, इनमें ये है कि कुछ कुछ को उपाधि दिया गया था, तो वो उपाधि जो है उसको भी यहीं पे साथ साथ हम लोग देख लेते हैं ताकि ठीक रहेगा।
घटोत्कच को जो है महाराजा की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त वन को जो है महाधिराजा महाराजा धीराज महाराजा धीराज को उपाधि दी गई थी। ठीक है। और समुद्रगुप्त को खैर बहुत सारे उपाधियां दी गई थी। ठीक है। और समुद्रगुप्त जो थे, ये जो थे भागवत धर्म को इन्होंने अपनाया था, भागवत धर्म को। तो अभी इतना ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इन्हें एक नए संवत की शुरुआत 335 AD में करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम बार बोल रहा है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इनका विवाह लक्ष्मी राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ था। इन्होंने ही गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ये जो है इन गुप्त वंश की जो शुरुआत हुई थी 335 में नहीं हुई थी बल्कि 319 में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट वो सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम को जो है महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की गई थी और मुद्रा इससे पता चलता है कि लक्ष्मी राजकुमार कुमारी देवी से इनका विवाह हुआ था और रजत मुद्रा का भी इन्होंने प्रचलन किया था। तो रजत मुद्रा में क्या नाम था? रुपयक नाम था ना, रुपयक। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये जो है गुप्त वंश के गुप्त संवत की स्थापना करते हैं 319 से 20 AD में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का जो वर्णन हमें मिलता है वो बेसिकली प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त आते हैं और समुद्रगुप्त जो है इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था और इन्हीं पराजय के कारण जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। और इन्हें साथ साथ ही कुछ और भी समुद्रगुप्त को उपाधि प्रदान की गई थी, जिसमें से अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक हो गया, परम भागवत, इन सब की जो है उपाधि प्रदान किया गया था। और इन्हें जो है समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो थे बेसिकली ये विष्णु के उपासक थे। और समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे। और ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर बीना वादन करते हुए जो है, उनके सिक्के पर जो है वो बीना वादन दिखता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संगीत प्रेमी भी थे। और इनका एक दरबारी कवि था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हरिसेन नाम के इनके दरबारी कवि थे। और इसने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा था, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। ठीक है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। और ये जब जीते थे आर्यावर्त और दक्षिणावर्त को, तो इनको धरणीबंध भी इसलिए कहा जाता था, धरणीबंध। ठीक है। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता था, वो भी कई बार पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का एक और नाम क्या है कि लिच्छवी दौहित्र, इसको भी ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र। और ऐसा इसलिए कहा जाता था कि ये जो थे लिच्छवी के नाती थे, मतलब समुद्रगुप्त जो थे, जो चंद्रगुप्त वन का बेटा थे, ये लिच्छवी के नाती थे, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी इन्हें कहा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 महासागर का पानी पीता था, 3 महासागर का पानी पिया है। ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। और भारत का नेपोलियन जो कहा था, ये किन्होंने कहा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो BN स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन इनको कहा था। और समुद्रगुप्त जो है इन्होंने श्रीलंका में दूत भेजा था और वहां पर मंदिर निर्माण की इन्होंने अनुमति दी थी।
तो ये सब चीज़ जो है समुद्रगुप्त के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें किस शासक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें किस शासक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है इसमें प्राप्त नहीं होती है। और समुद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं समुद्रगुप्त के बाद। और इनके शासनकाल में एक प्रमुख चीनी बौद्ध यात्री आए थे जिनका नाम था फाहियान। फाहियान इनका नाम था। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों पर विजय प्राप्त करते हैं, शकों पर विजय प्राप्त करते हैं और इसी उपलक्ष्य में वो चांदी के सिक्के चलाते हैं। चांदी के इन्होंने सिक्के चलाए, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो था वो विद्या का प्रमुख केंद्र हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब कि 9 इसमें कवि रहते थे, महाकवि रहते थे, जिसमें कि कालिदास जो थे वो सबसे मतलब महान उसमें थे कालिदास। इनके अलावा जो थे धन्वंतरी थे जो कि औषधि से रिलेटेड थे, मतलब चिकित्सा से रिलेटेड थे धन्वंतरी, ठीक है। फिर इनके अलावा 12 मिहिर थे, 12 मिहिर। फिर ये क्या बोलते हैं इनका 12 मिनट के बाद वरुरुचि थे, वरुरुचि। तो इन सब को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कुमारगुप्त, फिर आगे कुमारगुप्त जो है उनके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की विजय की कौन सी आधारशिला थी? कूट की ग्रहण से सही उत्तर दीजिए। तो समुद्रगुप्त जो है वो बेसिकली ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, ये जो तीनों था इसको जो है 3 रूपों में दक्षिण विजय के रूप में ऐसा बोला जाता कि जब जीत के आए थे तो उसको ग्रहण बोला जाता था, और राज्य को छोड़ दिया तो उसे मोक्ष कहा जाता था। और जब अनुग्रह मतलब ये होता था कि मेरी मर्जी में शासन होगा। तो ये जो है दक्षिणापथ की विजय में ये 3 आधारशिलाएं रखी थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। और कन्नौज पायन जो है ये नहीं था। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे जिन्होंने गया में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो ये जो थे मेघवर्ण थे, मेघवर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। समुद्रगुप्त को संगीत तथा विद्या का रक्षक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें धर्म प्रचार बंधु भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो समुद्रगुप्त से कौन सी उपाधि संबंधित नहीं है? मैंने बताया था कि भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। अश्वमेध या कर्ता जो है इनको नहीं कहा जाता है। पर क्रमांक बोला जाता है, कविराज भी बोला जाता है। अश्वमेध या कर्ता जो है इनको नहीं कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी थोड़ा सा उपाधि आप ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका भी कई बार पूछा जाता है। तो इनको जो देवराज कहा जाता था, विक्रमंक कहा जाता था, परम भागवत, परम भट्टारक, देवर्षि और विक्रमादित्य। इनको इन सब उपाधि इनको दिया गया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये नागर मंदिर का जो नागर शैली था इसको उन्होंने काफी प्रमोट किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है नागर शैली को बहुत प्रमोट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार किए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त पृथ्वी का विजेता या धरणीबंध बताया गया है। तो हमने बताया था कि इसमें धरणीबंध जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य का क्या अर्थ है? तो विक्रमादित्य का इसका अर्थ पूछा है कि क्या है। तो इसका जो अर्थ है पराक्रम का सूर्य,
पराक्रम का सूर्य जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस विद्वान को आश्रय नहीं दिया था? तो इनमें से कौन सा जो विद्वान है उसको आश्रय नहीं दिया था? धनवंतरि को तो दिया था, कालिदास को भी दिया था, वरुचि को भी दिया था, वसुबंधु को जो है ये नहीं दिया था। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 111 क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिए। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। ठीक है, फाहियान के अनुसार भारत में लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। चीनी ग्रंथों में भारत को इंतु कहा गया। फाहियान विनय पिटक की खोज में भारत आए थे। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था, ये स्टेटमेंट सही है। फाहियान जो है, फाहियान के अनुसार भारत में जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और चीनी ग्रंथ में जो भारत को जो है इंतु कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फाहियान की खोज में ही वो फाहियान जो है विनय पिटक की खोज में भारत आए थे। चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है फाहियान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में विद्या का केंद्र कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन कौन था? एक पाटलिपुत्र था और एक उज्जैन था। 2-3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इलाहाबाद भी था। 2-3-4 होना चाहिए इसका आंसर। 4 भी होना चाहिए, 2-3-4 होना चाहिए इसका आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आक्रमणकारी हुनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। हुनों का राज्य फारस तक फैला हुआ था। हुनों की राजधानी कंधार थी। भारत में प्रथम हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तुरियन हुनों का प्रसिद्ध शासक था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो हुनों का जो राज्य था फारस तक फैला हुआ था, बिल्कुल सही है। और हुनों की जो राजधानी थी गंधार नहीं थी, ये तो तुर्की क्षेत्र से इनकी राजधानी थी, तुर्की क्षेत्र में। तो बी स्टेटमेंट गलत है। और प्रथम जो हुन आक्रमण हुए थे स्कंदगुप्त के टाइम में हुए थे और तोरन हुनों का प्रसिद्ध शासक था। तो 1-3-4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, सी नंबर। प्राचीन काल में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया? स्वर्ण काल क्यों कहा गया, इसके पीछे जो है रीजन है, क्योंकि इस समय में साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। फिर जितने भी मतलब स्थापत्य के क्षेत्र में विकास हुआ, चित्रकला के क्षेत्र में विकास हुआ, और ये काफ़ी सहिष्णु भी थे। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है। इन सब के कारण जो है स्वर्ण काल बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, तो सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। समृद्धता का प्रतीक व्यापार था। सभी क्षेत्रों में विकास, साहित्य, चित्रकला, विज्ञान, तो ये हो जाएगा आंसर सीधा सीधी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर दीजिए। ठीक है, इन्होंने मंदिर की नागर शैली को प्रोत्साहन दिया, मैंने पहले बताया था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनके काल में कुछ मंदिर बेसर शैली के भी बनाए गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नागर शैली और बेसर शैली में थोड़ा सा समानता भी दिखता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, तो किनको किस नाम से जो है बेसिकली वो उपाधि दी गई थी, वे बेसिकली पूछ रहा था। तो श्रीगुप्त को आदि पुरुष कहा गया था, उपाधि था आदि पुरुष। समुद्रगुप्त को तो आप जान रहे हैं कि समुद्रगुप्त को श्री महेंद्र, स्कंदगुप्त को देवगुप्त, और कुमारगुप्त को पराक्रम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त तृतीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन कौन सा है जो ये प्रश्न पूछ रहा है? मेघदूत कालिदास, हर्ष बाणभट्ट, प्रियदर्शी का हर्ष, ब्रह्मा सिद्धांत नागभट्ट। तो ब्रह्म सिद्धांत जो दिए थे ये आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, आर्यभट्ट जो है कौन कौन से पुस्तक लिखे थे उनको मैं बताता हूँ। एक आर्यभट्टियम लिखे थे आर्यभट्टियम, एक सूर्य सिद्धांत और इनके अलावा ब्रह्म सिद्धांत। और इन्होंने ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण जो है आर्यभट्ट ही बताए थे। और आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि इन्होंने पहली बार घोषणा किया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है।
तो ये जो है आर्यभट्ट ने ही कहा था। और 12 मिहिर का कुछ हम लोग देख लेते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बेसिकली जो थे 12 मिहिर वगैरह, तो उनका उनका भी कुछ रचना हम लोग देख लेते हैं 12 मिहिर का। तो इसमें इन्होंने लिखा था बृहत संहिता, पंच संहिता, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत। और इन्हें जो है भौतिक भूगोल के विषय में इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी है, भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है। एक एक थे ब्रह्मगुप्त, और ये जो थे नक्षत्र वैज्ञानिक थे, ये जो थे नक्षत्र वैज्ञानिक थे। और इन्होंने पहली बार घोषणा किया था कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना जो है इन्होंने ही की थी। जो बाद में फिर न्यूटन जो सिद्धांत देते हैं, इन्होंने पहले ही इसकी कल्पना कर दी थी कि पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ब्रह्मगुप्त ने ही पहली बार उस समय ही कह दिया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप मिलता है वो गुप्त काल में ही इसकी रचना हुई थी। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में ही रचना हुई थी। और गुप्त काल का जो क्या बोलते हैं उसको, भाषा जो थी वो बेसिकली शासकीय भाषा जो थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल की जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे वो रुपयक इसको कहा जाता था। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मंदिर बनाने की जो कला हुई है, शुरुआत हुई है, वो गुप्त काल में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत 57 बीसी, शक संवत 78, गुप्त संवत 319। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या सही उत्तर कौन सा है, बेसिकली वो पूछ रहा है ना। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, 57, 78 और 319। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण धर्मपाल ने नहीं करवाया था, बल्कि हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्षवर्धन जो है सेकंड मंजिल का निर्माण करवाया था। नालंदा में वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा में जो बेसिकली महायान की शिक्षा दी जाती थी, और वज्रयान की शिक्षा जो दी जाती थी वो विक्रमशिला में दी जाती थी। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 4 जो है स्टेटमेंट वो सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो गुप्त वंश के पतन के कारण कौन से नहीं थे, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो वित्तीय अनियमितता बिल्कुल है, फाइनेंशियल यहाँ पे इरेगुलेटरीज आ गई थी, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। विदेशी व्यापार का भी पतन हो गया था, ये भी सही है। धार्मिक वैमनस्य यहाँ पे नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ जो है सामंतों का विद्रोह जो है आंतरिक कलह की वजह से जो है सामंतों का भी जो है विद्रोह इसमें बढ़ गया था, ये स्टेटमेंट सही है। तो सी गलत हो जाएगा। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। गुप्त काल में राजा का पद अनुवांशिक था। फिर है उत्तराधिकारी के नियम का पालन होता था। उसके बाद है गुप्त काल में राजत्व के दैवीय सिद्धांत की परिकल्पना जो है समाप्त हो गई थी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, बेसिकली पूछ रहा है। तो गुप्त काल में राजा का पद अनुवांशिक बना था, बिल्कुल सही है। उत्तराधिकार का नियम पालन होता था, बिल्कुल सही है। और दैवीय सिद्धांत की प्रकरण समाप्त नहीं हुई थी, कम हुई थी बट समाप्त नहीं हुई थी। तो 1-2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल में महाप्रतिहार का संबंध किस विभाग से था? तो महाप्रतिहार का जो संबंध था वो राजमहल की सुरक्षा से संबंधित था। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने गुप्त शासक को किस वर्ण का बताया था? तो इसको हम लोग पहले देख लिए थी। रोमिला थापर जो है वो वैश्य बताए हैं गुप्त शासक को। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इन्होंने धर्म प्रचार बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने जैन भिक्षु वसु बंधु को संरक्षण दिया था। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इन्होंने धर्म प्रचार बंधु की उपाधि प्राप्त की थी, ये भी सही है। यहाँ पे जो है जैन भिक्षु नहीं थे, ये बौद्ध भिक्षु थे। ये स्टेटमेंट जो है 3rd नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है। 3rd जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सकारी की उपाधि, तो शकों को हराने के उपलक्ष्य में किसने सकारी की उपाधि ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है सकारी की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है कौन कौन सा धारण की थी? तो आप जानते हैं कि हाँ, परम भागवत किया था, विक्रमांक किया था, पराक्रमांक जो है उन्होंने नहीं किया था, और देवर्षि भी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा असत्य युग की पहचान कीजिए? महाबलाधिकृत सेनापति था, बिल्कुल सही है। महादंडनायक न्यायाधीश था, बिल्कुल सही है। ठीक है। और दंडपाशिक कारागार प्रमुख था, ये गलत है। ये जो था दंडपाशिक था पुलिस अधिकारी हुआ करता था, पुलिस अधिकारी। और बिना स्थिति संस्थापक शिक्षा अधिकारी था, ये भी सही है। तो सी नंबर इसका स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत है। ठीक है। और एक चीज में और ध्यान रखिएगा कि पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था, चाट या भाट कहा जाता था। और गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसे देश कहा जाता था, और इसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, और इसका प्रशासन जो था ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और इसका ग्राम सभा का मुखिया जो था वो ग्रामिक कहलाता था। ठीक है। और यहाँ जो था भू राजस्व का जो मतलब भू राजस्व था वो कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग तक लिया जाता था। और गुप्त काल में बलात् श्रम, जिसे विष्टि कहा जाता है, विष्टि बलात् श्रम कहा जाता था, विष्टि राज्य के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता था, और इसे जनता द्वारा मतलब अनिवार्य रूप से दिया जाता था। ठीक है, विष्टि को। और एक इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सील सील किस भूमि को कहा जाता है? तो सील जो कहा जाता है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, जो जोतने योग्य नहीं हो, इसे सील भूमि कहा जाता है। और एक भूमि होता है अपरहत। अपरहत भूमि ऐसी भूमि होती है तो जो जंगली होती है, जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ठीक है, तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस विद्वान द्वारा कहा गया था कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय क्रमशः पिता और पुत्र तुल्य है? तो यह जो कहा गया था वो मनु द्वारा यह कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी रचना भास की नहीं, मास नहीं, यहाँ पे भास होना चाहिए, भास की रचना नहीं है? ठीक है, तो स्वप्नवाद दाता जो है ये है, चारुदत्ता भी है, अरु अरुवंग है, ये अरुवंग भी है, न्यायवतार भी ये नहीं है। ये जो लिखा गया न्यायवतार, यह सिंसेन द्वारा रचना की गई, सिंसेन द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मंदिर दे रखा है उससे संबंध मिलान मैच करवाना है कि कौन मंदिर जो है वो कहाँ है। तो देवगढ़ मंदिर आप जानते हैं कि दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, ये स्टेटमेंट मतलब सी का 3 हो जाएगा। भूमरा जो है, भूमरा कहाँ है? तो ये भूमरा ये शिव मंदिर है, और तिगवा है ये विष्णु मंदिर है, और ये देवगढ़ जो है दशावतार मंदिर है। ठीक है। और ये तिगवा कहाँ है? तिगवा जो है बेसिकली एमपी के जबलपुर में है, तिगवा जबलपुर में है। ठीक है। और भूमरा कहाँ है? भूमरा ये भी है एमपी में ही, लेकिन इसका जगह का नाम है नगौदा। नगौदा में भूमरा है, तिगवा है जबलपुर में। और ये तो जानते हैं देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर में है, ललितपुर यूपी में। ठीक है। और सारनाथ तो पता ही है आपको। ठीक है, तो इसको आप मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रचना दे रखा है उसके लेखक दे रखे हैं, रावण वन, नीति शास्त्र, कामसूत्र, योग 4। तो कामसूत्र हमने पहले चर्चा कर रखा, तो कामसूत्र जो है वात्सायन है, ये सी का 3 हो जाएगा। और रावण वध जो है वत स्मृति है, वत स्मृति। फिर नीति शास्त्र जो है कामंदक, ये इंपॉर्टेंट है, नीति शास्त्र क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नीति शास्त्र के जो लेखक कौन है? तो कामंदक है, और योगाचार के अष्टांग है। तो 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट ये जो है ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई नहीं है? तो इसमें कौन सा प्रशासनिक इकाई नहीं है? मुक्ति है, पेट है, विषय है, स्थानीय जो है ये नहीं है। ये जो है मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, स्थानिक जो है मौर्यकालीन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्त का किस शासक ने बैल की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो बैल की आकृति वाले जो सिक्के चलाए हैं वो बेसिकली स्कंदगुप्त ने चलाए थे। स्कंदगुप्त जो हैं वो बैल के सिक्के उन्होंने चलाए थे, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो थे
इन्होंने देवराज की उपाधि इन्होंने ली थी, और इनके समय में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में, और हुनों को इन्होंने 2 बार पराजित किया था, 2 बार जो है पराजित किया था। और इनका जो शासन था वो 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और यह अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक थे, अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक थे। और इनका जो डिटेल मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में जो इनका डिटेल्स मिलता है स्कंदगुप्त का, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार इन्होंने किया था, ठीक है। तो इन सबको भी याद रखिएगा। निम्न से किस शासक के काल में हुन गुप्तों द्वारा पराजित हुए? हुन गुप्त तो आप जानते हैं स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, ठीक है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और कितने बार किया था पराजित? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत युग की पहचान करना है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख श्रीगुप्त। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा है ना, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। जूनागढ़ स्कंदगुप्त, मंदसौर कुमारगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री महेंद्र की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली थी? तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। कुमारगुप्त जो है वो श्री महेंद्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को कथन पर विचार के सही उत्तर दीजिए। विष्णु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी में, विष्णु पुराण नहीं बल्कि ये वायु पुराण ना, हम लोग काफी बार देख चुके हैं। नारद स्मृति से गुप्त विषय भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है और 1 जो है गलत है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने भागवत धर्म को अपनाया, सही है। इन्होंने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया, ठीक है। तो दोनों ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, हम लोग पहले देख चुके हैं। 140 पे आते हैं। श्रीगुप्त वो मैच करवाने वाला उपाधि वाला है। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने पराक्रमण की, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की। तो 1 नंबर स्टेटमेंट जो है वो कोड जो है वो सही है। 141 है। गुप्त शासकों सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए? तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो कुमारगुप्त के से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं। और भारतीय संस्कृति के रक्षक के रूप में प्राचीन भारत में कुमारगुप्त को ही भारतीय संस्कृति का रक्षक माना जाता है। भारतीय, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संस्कृति का रक्षक किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो कुमारगुप्त को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य थे बेसिकली वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था, ठीक है। विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो जो है गुप्तों का राज्य चिन्ह था, ये भी पूछा जाता है कई बार, राज्य चिन्ह था। और अजंता में जो इनकी जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं जो है 16 और 17 है, ये आप ध्यान रखिएगा। और गुफा संख्या जो 17 है इसे चित्रशाला कहा जाता है, इसे चित्रशाला कहा गया है। और इसी चित्रशाला में जो है बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और ये क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण से संबंधित जो है चित्र इसमें उद्धृत किए गए हैं 17 में। तो 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र लिखा गया था, लिखा गया था वो सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, वो जो है गुप्त काल में ही लिखा गया था, ठीक है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गुप्त शासक के काल में उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसके समय में था? तो वो जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुमारगुप्त ने अश्मोघ यज्ञ किया था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कुमारगुप्त
बौद्ध धर्म नहीं अपनाए थे, बल्कि भागवत धर्म अपनाए थे। कौन सा? भागवत धर्म इन्होंने अपनाया था। तो अ, ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में नगरों का जो है क्रमिक पतन होने लगता है, नगरों का क्रमिक पतन। और ये जो है गुप्त काल की विशेष मतलब विशेषता है। ठीक है। अच्छा, कालिदास द्वारा जो अभिज्ञान संकुतलम जो लिखा गया था वो इसी टाइम में लिखा गया था। और ये जो है राजा दुष्यंत और शंकुतला शंकुतला की प्रेम कथा से इसमें रिलेटेड है। यह प्रथम भारतीय रचना थी जिसका अनुवाद जो है यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और शूद्रक का एक नाटक था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी गुप्त के टाइम में लिखा गया था। शूद्रक का नाटक था मृच्छकटकम, या इसे बोलते हैं माटी की खिलौना गाड़ी। इसमें क्या कहानी है कि एक निर्धन ब्राह्मण का वेश्या से प्रेम हो जाता है। इसी कहानी को दिखाया गया है मृच्छकटकम में। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्त को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं वर्धन। इससे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। शशांक गौड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला है, शशांक गौड़ बंगाल के शासक थे। शशांक गौड़ एवं मालवा के शासक देवगुप्त के साथ कन्नौज के शासन ग्रहवर्मन के खिलाफ समझौता किया था। ग्रहवर्मन मौखरी वर्ग से संबंधित था। शशांक गौड़ ने बौद्ध भिक्षु पर अत्याचार किया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। शशांक जो था वो बंगाल का शासक था, और शशांक गौड़ और मालवा का शासक देवगुप्त के मध्य कन्नौज के ग्रहवर्मन के खिलाफ समझौता किया था। ग्रहवर्मन मौखरी वंश का संबंधित था और ये अत्याचार किया था शशांक ने। ठीक है, शशांक जो है बौद्ध भिक्षु पर अत्याचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। राजश्री के अनुरोध पर हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध चैत्य का निर्माण करवाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। हर्षवर्धन जो है बौद्ध चैत्य का निर्माण नहीं करवाया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में आ गया है इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली क्या है कि गुप्तों का जो पतन होता है, तो गुप्तों के पतन के बारे में जानते हैं कि इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर रहते हैं, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत खराब हो जाती है, और व्यापारिक जो जितने भी केंद्र हैं उनका पतन हो जाता है, और साथ साथ सामंतवाद का उदय होने लगता है। ठीक है, आंतरिक कलह होने लगता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, और साथ ही हुनों का आक्रमण होता है। तो ये सब जो है बेसिकली गुप्त के क्या हो गया, तो इन सब वजहों से जो है गुप्त का पतन होने लगता है। और गुप्त के पतन के बाद जो है नए नए राजवंश उदय होने लगते हैं। उन्हीं में से जो है कुछ वंश निकलते हैं, जिसमें मौखरी वंश हो गया, पुष्यभूति वंश होता है, गौड़ वंश, ये सब जो है निकल कर आते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली पुष्यभूति वंश के संस्थापक होते हैं, पुष्यभूति होते हैं, और जिनकी राजधानी जो होती है वो थानेश्वर होती है। थानेश्वर जो कि हरियाणा के पास है, हरियाणा में के कुरुक्षेत्र जिला में है। और इसमें क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, और प्रथम जो है इसका प्रभावशाली शासक था प्रभाकर वर्धन जो था। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन से है बेसिकली तीन संतान उत्पन्न होता है प्रभाकर वर्धन से। एक का नाम होता है राजवर्धन, और एक राजश्री होती है, राजश्री बेटी होती है, और दूसरा जो बेटा होता है वो हर्षवर्धन होता है। ठीक है, तो ये तीन इनके प्रभाकर वर्धन से 3 बच्चे जन्म होते हैं, राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। ठीक है, अब क्या होता है कि राजश्री का जो विवाह हो जाता है वो हो जाता है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन से, जो कि कन्नौज के मौखरी राजा थे, मौखरी वंश के राजा थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि मालवा के जो शासक है वो देवगुप्त जो है वो ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? देवगुप्त जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है, और राजश्री को जो है, ये जो बहन थी हर्षवर्धन की बहन को, उनको बंदी बना के कारागार में डाल देता है। फिर इसके बदले में क्या करता है कि राजवर्धन जो है
वो देवगुप्त को जाके मार देता है। ठीक है, देवगुप्त को मार डालता है। और क्या होता है, लेकिन जो देवगुप्त का जो दोस्त था वो था शशांक था। शशांक जो है वो देवगुप्त का दोस्त रहता है, और ये जो है इसको देवगुप्त को मार जब राजवर्धन जब देवगुप्त को मारता है तो शशांक जो उसका दोस्त होता है वो जा करके राजवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, धोखे से जो है राजवर्धन को मार देता है ये शशांक। अब क्या होता है, शशांक और अब हर्षवर्धन और शशांक बच जाते हैं। ठीक है, तब होता क्या है फिर कि राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है हर्षवर्धन जो है वहाँ पे मतलब थानेश्वर में गद्दी पर बैठता है, और और इसी को हर्ष को जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने जो है परम भट्टारक परम भट्टारक नरेश की इसने उपाधि ली थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, और फिर है जो कि हर्ष जो है, अब हर्ष और शशांक में लड़ाई होती है। हर्ष जो है हर्षवर्धन जो है शशांक को पराजित कर देता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। हर्षवर्धन जो है शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसे अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके बाद जो है हर्षवर्धन वो साउथ विजय में जाता है, और साउथ विजय में नर्मदा नदी के तट पर जो है पुलकेशिन द्वितीय से इसकी लड़ाई होती है, पुलकेशिन द्वितीय से। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको हर्षवर्धन को हरा देता है। तो ये सब भी पूछता है क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई होती है। बाकी ये सब जो कहानी मैंने बताया इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षवर्धन जो थे एक रचनाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, और हर्षवर्धन जो है बेसिकली तीन पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, जिसमें कादम्बरी, रत्नावली और नागानंद, ये सब जो है इन्होंने तीन इन्होंने रचनाएं की है। लेकिन ऐसा बोला जाता है, प्रियदर्शिका क्या था, प्रियदर्शिका था ना, एक प्रियदर्शिका था, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। कादम्बरी तो बानभट्ट ने लिखा था ना, सॉरी बानभट्ट ने लिखा था। तो कादम्बरी को छोड़ करके ये तीनों जो है प्रियदर्शिका है, ये प्रियदर्शिका। तो कादम्बरी बानभट्ट ने लिखा था। तो ये तीनों रचना करते हैं हर्षवर्धन। संस्कृत में इनकी रचनाएं की जाती है, और ये नाटक है बेसिकली, ये जो तीनों हैं वो नाटक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक जो कवि हैं, धावक नामक कवि जो है इन्होंने रचना की थी, बट नाम जो है हर्षवर्धन का आता है। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, धावक का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दें। हर्षवर्धन के पूर्वज शिव के उपासक थे। हर्षवर्धन ने बचपन से ही बौद्ध धर्म अपनाया था। नालंदा की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, वो पूछ रहा है। तो हर्षवर्धन ने बचपन से बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। और हर्षवर्धन के पूर्वज जो है शिव के उपासक थे, सही है। और नालंदा की दूसरी मंजिल का निर्माण जो है हर्षवर्धन ने ही करवाया था, तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आते हैं, जो हुएन सांग आते हैं, और इनसे मिलने के बाद भी ही ये जो है हुएन सांग से मिलने के बाद जो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, और महायान शाखा को ये मतलब बढ़ावा देते हैं ये। ठीक है, और हर्षवर्धन के समय में प्रयागराज में प्रति पांचवें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, और हुएन सांग जो है स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे इसमें। ठीक है, और हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न से कौन सा लेखक हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो बानभट्ट, मयूर, धावक, बुद्धघोष। बुद्धघोष जो है वो रिलेटेड नहीं है हर्षवर्धन से संबंधित। किस लेखक के अनुसार हर्ष की न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी? ये किसने कहा था? तो ये जो है बानभट्ट ने कहा था कि हर्ष की न्यायिक व्यवस्था जो है इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक नंबर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के साथ सही उत्तर दीजिए। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में अराजकता फैल गई थी, क्योंकि हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बिल्कुल है, हर्ष के मरने के बाद जो है कोई उत्तराधिकारी वहाँ पे नहीं था, उनका कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं, तो वो जो है अराजकता फैल गई थी। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आर्यभट्ट की रचना नहीं, तो हम लोग इस पहले ही देख चुके हैं। तो यह जो है बृहद संहिता जो है इसकी इनकी रचना नहीं थी। ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है इनकी रचनाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन के समय में जो हुएन सांग आए थे, तो हुएन सांग को कुछ नामों से पुकारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, नीति का पंडित और वर्तमान का शाक्य मुनि, वर्तमान का शाक्य मुनि, इन नामों से जो है जाना जाता है। ये बेसिकली आए थे पढ़ने के लिए और यहाँ पे जो है 16 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काव्य दर्शन नामक रचना किनकी है, तो काव्य दर्शन की रचना जो है दंडिन की है। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा की संख्या कौन जो गुप्त काल में, मैं 16-17 बताया था ध्यान रखने के लिए, 16-17 को याद रखिए, 16-17 और 19 डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और 17 का खासी इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास किस लेखक की कृति से प्राप्त होता है, तो आरंभिक इतिहास जो प्राप्त होता है वो वानभट्ट, कादम्बरी लिखा था इन्होंने, कादम्बरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 155, हर्षवर्धन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण में योगदान दिया था हर्षवर्धन ने, बिल्कुल सही है, दिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार थानेश्वर में एक मठ का निर्माण किया था, मठ का निर्माण उन्होंने नहीं किया था बौद्ध मठ का, तो ये नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है, 2 गलत है। 156 है, चीनी यात्री हुएन सांग के असत्य कथन को पहचान करना है। इन्हें यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है, बिल्कुल सही। इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था, ये भी सही है। भारत में 16 वर्ष रहे, हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, वास्तव में विनय पिटक की ग्रंथ की खोज में आए थे, तो विनय पिटक ग्रंथ की खोज में जो आए थे वो हुएन सांग नहीं आए थे बल्कि फाहियान आए थे, फाहियान आए थे। ठीक है, तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 156, निम्न में से किस शासक को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये सब लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस लेखक के द्वारा शूद्रों को कृषक कहा गया है, तो शूद्रों को कृषक कहा गया हुएन सांग द्वारा कहा गया है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम लोग मिडिएवल पे एंटर करने वाले हैं, तो आप इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।